इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। AIR-FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पेश है किसान की बात। आज किसान की बात में स्वीकार कीजिए विजय और पूजा का नमस्कार। किसान की बात, जैसा कि आप जानते हैं, खेती और कृषि कर्म से जुड़ी हुई बातें, मौसम और कृषि आधारित परामर्श, बाजार भाव और किसी एक विषय पर विशेषज्ञ से बातचीत के अलावा इसमें हम मनोरंजन का ख्याल भी रखते हैं और लेकर आते हैं लोकगीत, और साथ ही सुनते हैं किसान मित्र से बातचीत भी। तो इतने सारे विषयों के साथ, इतनी सारी बातों के साथ आज हम किसान की बात लेकर आए हैं आपके सम्मुख। जी हाँ, और किसान की बात में आज जिस विषय पर हम जानकारी लेंगे और आपके साथ साझा करेंगे वो है मेंथा की उन्नतशील किस्में और रोपाई। और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मूलचंद, जो कि पूसा में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, और इनसे बातचीत करेंगी प्रीति। हाँ, और इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, लेकिन किसान की बात क्योंकि बहुत सारी जानकारियां लेकर आता है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, तो क्यों ना शुरुआत मौसम और कृषि आधारित परामर्श से की जाए। जी विजय, बिल्कुल ठीक कहा। एक जमाना था कि हमारे बड़े बुजुर्ग आसपास के वातावरण और जीव जंतुओं के व्यवहार को देखकर ही मौसम की भविष्यवाणी कर लेते थे। वैसी मौखिक परंपरा तो भारत में अब भी कायम है, लेकिन उपग्रह के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान में कहीं अधिक आसानी हो गई है। इसलिए मौसम एवं कृषि आधारित परामर्श का वैज्ञानिक आधार मजबूत भी हुआ है। बिल्कुल, तो जानते हैं मौसम का हाल, और साथ ही विशेषज्ञों द्वारा दिए गए मौसम आधारित कृषि परामर्श को भी सुन लिया जाए। जी, आइए सुनते हैं मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। आइए दोस्तों, अब रुख करते हैं मौसम की तरफ और जानते हैं हमारे देश में मौसम का हाल कैसा है। पूर्वी असम की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तरी पश्चिम भारत में पंजाब से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में शुष्क और बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। मौसम के हिसाब से परामर्श जो है वो हम अपने किसान भाइयों को देते हैं, तो कुछ परामर्श जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलिथीन के थैलों में भरकर पॉली घरों में रखें तो लाभ मिलेगा। और इसके अलावा इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रुपाई मेड़ों पर आप कर सकते हैं। पूजा, क्यों ना लगे हाथ बाजार भाव भी जान लिए जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा, क्योंकि जब हम कृषि कर्म का जिक्र करते हैं तो जाहिर है कि बाजार का जिक्र होना भी लाजमी है। तो आइए जानते हैं आज का फल व सब्जियों का बाजार भाव क्या है। चलो पगडंडी से मंडी। आज़ादपुर मंडी के हिसाब से कीनू 16 रुपए किलो, तरबूज 9 रुपए किलो, अनानास 25 रुपए किलो और मौसम्बी 38 रुपए किलो की दर से आप खरीद सकते हैं। बात करें सब्जियों की तो चुकंदर 8 रुपए प्रति किलो, गाजर 12 रुपए प्रति किलो, जिमीकंद 18 रुपए प्रति किलो और कटहल 24 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। 100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और किसान की बात में ढेर सारी बातें हम आपके साथ करते हैं। और आज हम जिक्र कर रहे हैं मेंथा। मेंथा यानी पुदीना की खेती का पुराना इतिहास रहा है। मिस्र से लेकर चीन के साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। भारत में भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। कश्मीर, पंजाब, कुमाऊं, गढ़वाल और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पुदीना बहुतायत में उगाया जाता है। प्रमुख तौर पर इसकी 2 प्रजातियां मिलती हैं, मेंथा पेपरेटा यानी विलायती पुदीना और मेंथा ऑर्वेसिस यानी जापानी पुदीना। भारत में पुदीना की व्यावसायिक खेती लगभग 3 दशकों से की जा रही है। पूजा जी विजय, और पुदीना से प्राप्त सुगंधित तेल और इसमें पाए जाने वाले अवयवों का उपयोग भी होता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसका व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने, मेंथॉल बनाने, टॉफी बनाने,
खांसी, सर्दी, जुकाम, कमर दर्द के लिए मलहम बनाने और गर्मियों में पेय पदार्थ निर्माण आदि के लिए भी विश्व भर में इसी पुदीने का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। एक पुदीना और लाखों गुण। तो आज का जो हमारा विषय है किसान की बात में, वो है मेंथा की उन्नतशील किस्में और रोपाई। जी, और इस विषय पर डॉक्टर मूलचंद हमें विस्तृत जानकारी देंगे। उनसे बातचीत कर रही हैं प्रीति। आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत। मेंथा की उन्नतशील किस्में और रोपाई, और साथ ही साथ मेंथा की खेती करते समय हमें कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसान की बात कार्यक्रम में आज इसी पर चर्चा करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर मूलचंद सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा से जुड़े हैं, और हमारे साथ जब भी स्टूडियो में होते हैं तो किसी न किसी औषधीय पौधे पर चर्चा जरूर होती है। पिछले दिनों हमने गिलोय पे चर्चा की क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, और आज हम चर्चा करेंगे मेंथा पर। और डॉक्टर साहब, हम मेंथा की बात करते हैं तो मेंथा क्या वाकई में इसकी खेती किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है? मेंथा इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको पुदीना भी कहते हैं। इसकी कई स्पीसीज हैं, जैसे मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा पाइपरिटा और मेंथा स्पिकाटा। तो मेंथा आर्वेंसिस साधारणतः तेल निकालने के लिए किसान भाई इसकी खेती करते हैं, और मेंथा स्पिकाटा जो है वो साधारण पुदीना होता है जिसको हम चटनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जी जी, हमारे किचन में होता है क्योंकि उससे खाना जो है स्वादिष्ट हो जाता है जब हम पुदीने की चटनी बनाते हैं। जी जी, वो मेंथा स्पिकाटा है। हमारे किसान भाइयों को मेंथा की खेती जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे वो दूसरी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खेती करने में जो खर्चा है वो बहुत कम आता है। और हमारी जो रबी और खरीफ के ऋतु में जो बीच में जायद का सीजन होता है, साधारणतः हमारे किसान भाई उस सीजन में कोई फसल नहीं उगाते हैं। जायद के समय में मार्च अप्रैल से लेकर और जून जुलाई तक किसान भाई इसकी खेती करके अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने भी अपने छोटे से गमले में छोटी सी पौधा जो है उसका लगाया है और छोटे छोटे पत्ते भी उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे अकेले में तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें साथ में भी कुछ लगाया जा सकता है? अगर हमारे किसान मित्र इस पे सोच रहे हैं कि मेंथा की खेती करें तो मेंथा के साथ साथ कुछ और भी लगाया जा सकता है? नहीं, मेंथा की फसल के साथ कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती क्योंकि इसकी रोपाई के बाद इसकी फसल की बढ़वार बहुत अधिक होती है, और बीच में अगर कुछ उगाएंगे तो उसको ये दबा लेगा, जिससे उनको पोषक तत्व और सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी और वो पौधा फिर पनप नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य है, अगर हमारे किसान मित्र मेंथा के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ मेंथा की खेती उन्हें करनी चाहिए, लेकिन खर्च कम है और आमदनी अधिक है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, मेंथा की खेती के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी में लगना चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में है तो इस पर भी जानकारी दीजिए। मेंथा की खेती साधारणतः सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन दोमट और बलुई दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी होती है। जो सॉइल है उसका पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए, और इसको शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। इसकी बढ़वार के लिए 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त होता है, और बढ़वार के समय यदि बरसात होती है तो फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन कटाई के समय मौसम साफ होना चाहिए, सूरज की जो प्रकाश है वो होना चाहिए, जिससे इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। आपने पीएच मान का जिक्र किया था जब अभी आप कह रहे थे, तो इसका मतलब है कि हमारे वैसे सभी किसान मित्रों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, तो क्या मेंथा की खेती करने के लिए प्रत्येक वर्ष उन्हें जांच करवानी चाहिए मिट्टी की, या जैसे 3 साल में करवाते हैं वैसे करवाने से भी ठीक है? जैसे पीएच मान चेक करना जरूरी है इसमें ना? किसान भाइयों को अपनी भूमि जो मृदा है उसकी जांच हर वर्ष करानी चाहिए, और इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हमारे हर कृषि विज्ञान केंद्र, हर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उनमें सभी कृषि विश्वविद्यालय में मृदा जांच की सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उन्हें हर साल मेंथा या कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए, और मिट्टी की जांच के बाद जो सिफारिश होती है जिस पौषक तत्व को कितनी मात्रा में डालना है उसी तरह से डाल कर वो ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और उनका खर्चा कम आएगा। जी, मेंथा की नर्सरी डॉक्टर साहब
कब और कैसे लगानी चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी हो तभी उस दिशा में सोचा जा सकता है। मेंथा की फसल जैसे मैंने बताया कि एक तो वार्षिक फसल होती है, तो उसको लगाने के लिए सामान्यतः अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी लगाते हैं। तो अभी मतलब लग गई होगी? हाँ, लग गई होगी और इस समय नर्सरी तैयार होगी और उसकी रोपाई जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में तो करते ये हैं। जो समय है ये रोपाई का समय है? जी, वार्षिक फसल के लिए रोपाई का समय। इसके अलावा जो किसान भाई आलू या गेहूं की फसल उगाते हैं और वो चाहते हैं कि आलू या गेहूं की फसल कटाई के बाद वो मेंथा उगाएं, तो वो बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। उनकी कटाई के बाद वो मेंथा की रोपाई करके और जो जायद ऋतु का समय है उसका सदुपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भोजन सभी को चाहिए होता है, संतुलित भोजन सभी को चाहिए होता है। तो जब हम मेंथा की खेती के बारे में सोचते हैं तो खाद उर्वरक भी चाहिए उसमें, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर फसल मिल सकती है। तो वो कितनी कैसे देनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि किसान भाइयों को मेंथा की फसल उगाने से पहले अपनी मृदा की जांच करवानी चाहिए। अगर किसी कारणवश वो मृदा की जांच नहीं करा पाए हैं तो विभिन्न संस्थानों द्वारा ऐसी सिफारिश की गई है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 37 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ये तीनों पोषक तत्व डाले जाते हैं और उससे पहले लगभग 250 से 300 क्विंटल जब खेती की तैयारी करते हैं उस समय गोबर की खाद या कंपोस्ट डालनी चाहिए। उसके बाद ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालना चाहिए। इसके अलावा 200 किलोग्राम जिप्सम भी डालना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर जिप्सम डाला जाए तो मेंथा की बढ़वार बड़ी तेजी से और बहुत अच्छी होती है और उससे उसकी जो उपज है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के खेत में कटवर्म या दीमक की समस्या है तो वो खेत में अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम 4,8-10G ग्रेन्यूल्स डाल सकते हैं। और जो किसान भाई इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाना चाहते हैं वो नीम की खली डाल सकते हैं, जिससे उनको पोषक तत्व भी मिलेंगे और जो कीट और बीमारियां हैं वो भी कम लगेंगी, उससे भी बचाव हो सकता है। किसान के बाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंथा की खेती के बारे में और बहुत ही अच्छी फसल है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर मूलचंद हमारे साथ स्टूडियो में है और जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कम खर्च में अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मेंथा के लिए सोचते हैं तो। डॉक्टर मूलचंद, मैं सोच रही थी कि उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी है इसकी जानकारी भी हमारे किसान मित्रों को होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले निराई गुड़ाई और सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सिंचाई कब करनी चाहिए और निराई गुड़ाई किस तरह से की जाए? मेंथा की फसल जब रोपाई की जाती है उसके बाद लगभग 1 महीने में स्थापित हो जाती है जी। और इस बीच जो भूमि में खरपतवार के बीज होते हैं वो बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं। अच्छा, वो बिन बुलाए मेहमान के अपने आप आ जाते हैं जी, ना? वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत तेजी से उनकी बढ़वार होती है। तो इसलिए जब फसल 1 महीने की हो जाए तो उनको या तो किसी हो या रोटरी वीडर से निकाल देना चाहिए। और 1 महीने के बाद क्योंकि फसल बहुत तेजी से बढ़ती है तो फिर वो उसको जो जगह बचती है उसको कवर कर लेती है और उसके बाद खरपतवार नहीं पनप पाते हैं। तो 1 महीने के बाद करें। उसके बाद जब पहली कटाई करते हैं उसके बाद एक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है और फिर दूसरी कटाई के बाद एक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। तो जैसे रोपाई का समय आपने यही जनवरी का महीना बताया है। जी जी। तो इसके बाद फिर निराई गुड़ाई के लिए फरवरी का महीना रोपाई के 1 महीने बाद निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। और सिंचाई तो जैसे अगर बरसात नहीं होती है तो प्रति सप्ताह इसको सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। जैसे आपने देखा हो घरों में अगर पुदीना लगाते हैं वो हर समय अगर उसको गीला रखेंगे तो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और उसी तरह से यहाँ इसको, और जैसे गर्मियों में प्रति सप्ताह सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जी। हमारे घर में जो पौधा है डॉक्टर साहब वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है? अभी तो सर्दी की वजह से उसकी बढ़वार कम होगी, लेकिन जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा तो वो बहुत तेजी से बढ़िया हो जाएगा। जी। तो इसमें वो प्रजातियों का भी बहुत अहम रोल है और इसकी बहुत सारी उन्नत प्रजातियां हैं जैसे हाइब्रिड 77 है, MAS1 है, शिवालिक है, गोमती है, कोसी है, कुसाल है और सक्षम है। ये सारी उन्नत प्रजाति हैं। तो किसान भाइयों को अपने नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान से कोई भी वैरायटी मिल जाए वो तुरंत लगाएं और सभी वैरायटी बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। जी। तो इन वैरायटियों में से जो भी आपको उत्तम लगे आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कीट और रोग भी उसमें लग जाते हैं? हाँ, मेंथा की फसल में कीट और रोग भी लगते हैं। मुख्य कीटों में हैं जैसे बिहार हेरी, कैटरपिलर है और लीफ रोलर है और रेड पंपकिन बीटल है। तो ये अगर हैं तो किसान भाई या तो उसमें मैलाथियन का 0.1% के घोल का छिड़काव करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कटवर्म और दीमक लगती है तो या तो किसान भाई खेत की तैयारी के समय उसमें 482G ग्रेन्यूल्स डाल दें या फिर अगर वो नहीं डाल पाए हैं तो पहली सिंचाई के समय 0.1% का क्लोरपायरिफॉस का सॉल्यूशन डालें तो
ये दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बीमारियां लगती हैं जैसे स्टोलन रॉट और रूट रॉट है, उसके लिए जो हमारे सकर्स हैं या जड़ें हैं उनको कैप्टान या थायराम के 0.2% के घोल में 4 से 5 मिनट तक उपचारित करके और फिर उनकी रोपाई करनी चाहिए, तो ये रोग नहीं लगते हैं। इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट है, उसके लिए अगर वो होती है तो बाविस्टिन का 0.1% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। और इसके अलावा एक और बीमारी है लीफ ब्लाइट, उसके लिए डाइथेन M45 के 0.2% के घोल का छिड़काव करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान मित्रों ने इसे नोट कर लिया होगा। डॉक्टर साहब, अब मैं सोच रही थी कटाई भी कर लेते हैं, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। मेंथा की वार्षिक फसल की पहली कटाई मई और जून के महीने में होती है। इसके अलावा फिर दूसरी कटाई सितंबर में होती है और तीसरी कटाई नवंबर में की जाती है। इस प्रकार वार्षिक फसल से किसान भाई 3 कटाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई गेहूं या आलू की फसल के बाद अप्रैल में रोपाई करते हैं उनकी फसल से केवल 1 कटाई मिलती है और वो जून जुलाई में हो। डॉक्टर मूलचंद, हमने जिक्र किया था कि आमदनी से अधिक होती है, तो मैं जस्ट एक रफ कैलकुलेशन आपसे लेना चाह रही थी। जैसे 1 एकड़ मेंथा की फसल जो हमारे किसान मित्र लगा रहे हैं उसमें उन्हें कितनी आमदनी हो सकती है लगभग? 1 एकड़ मेंथा की फसल से लगभग 100 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है और उसकी कीमत 600 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 60,000 रुपये होती है। इसके अलावा लगभग 40 क्विंटल रूट्स और सकर्स भी प्राप्त होते हैं 1 एकड़ की फसल से, जिनकी कीमत 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 10,000 होती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 1 एकड़ की फसल से 70,000 रुपये और 1 हेक्टेयर से 1,75,000 रुपये कमा सकते हैं। अच्छा अमाउंट है, किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो हमारे किसान मित्र इस दिशा में जरूर सोचे। लेकिन चलते चलते आपने कहा मेंथा का तेल, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेंथा के तेल का उपयोग कैसे किया जाता है? मेंथा के तेल की पूरे विश्व में बहुत अधिक मांग है और हमारे देश में सबसे ज्यादा मेंथोल प्रोड्यूस होता है और हमारा देश दुनिया में नंबर 1 देश है जो मेंथोल का दूसरे देशों को निर्यात करता है। और इसके तेल का अधिकतर प्रयोग दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधन और कन्फेक्शनरी पेय पदार्थों में किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान मित्र इस दिशा में जरूर सोचे, है ना? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सबसे साझा करने के लिए। प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार। मेंथा की उन्नतशील किस्में और रोपाई, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मूलचंद और इनसे बात कर रही थी प्रीति। मुझे जानकारी तो वाकई काफ़ी रोचक और लाभप्रद है हमारे किसान भाइयों के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे। लेकिन सिर्फ सूखी सूखी बातचीत से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा गीत संगीत भी तो बनता है। बिल्कुल, लोकगीत हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम भारतीय प्राचीन काल से ही संगीत प्रेमी हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। और हमारी कृषि संस्कृति में तो भाई कई लोकगीत भरे पड़े हैं, या यूं कहें कि लोकगीतों का एक खजाना है पूरी तरह से वहां पर। तो किसान की बात भी भला लोकगीतों से अछूती क्यों रहे? तो आइए सुनते हैं एक राजस्थानी लोकगीत। हेली हो नावरी असवारी हो सजना हो राणा आवे छे हेली नावरी असवारी हो सजना राणा आवे छे सर पर ए जिनाव हो चाले इंदर गाजे छे सर पर ओ नाव चाले इंदर गाजे छे पीछो लारी पाण हो गोरा घूमर घाले छे पीछो लारी पाण हो गोरा घूमर हो घाले छे
नावरी असवारी हो सजना राणा छे हेली नावरी असवारी हो सजना राणा छे हेली नावरी असवारी हो सजना राणा छे ओ मारा राणा ओ जी राणा जी ओ राणा आवे छे ओ जी मारा राणा आवे छे और मारा राणा छे हेली ओ नावरी असवारी ओ सजना राणा छे ओ माथे रे परवाणे ओ जी महमद आप ल्यावे छे माथे रे परवाणे ओ महमद आप ल्यावे छे ओ महमद आप ल्यावे छे हेली ओ नावरी असवारी ओ सजना राणा छे हेली मारी नावरी असवारी ओ सजना राणा छे हेली नावरी असवारी ओ सजना राणा तारे परवाणे ओ जी गजरा आप लाव छे आ थारे परवाणे ओ गजरा आप लाव छे ओ गजरा आप लाव छे हेली नावरी असवारी ओ सजना रणवे 100.1 FM गोल्ड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात पूजा और विजय के साथ। और किसान की बात में तमाम जानकारियों के साथ अभी हमने लोकगीत का भी आनंद लिया। इसके अलावा किसान की बात में सिर्फ विशेषज्ञों की बातचीत ही नहीं होती, हम अपने किसान मित्र से बातचीत भी शामिल करते हैं। तो आइए सुनते हैं किसान मित्र से एक बातचीत। किसान की बात हम सब के साथ। मैं कंवल सिंह चौहान, गांव वटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से किसान हूं। मशरूम की खेती करता हूं। मशरूम की खेती मैं 1998 से कर रहा हूं और पहले मैं मशरूम की सीजनल खेती करता था। मशरूम की सीजनल खेती की जो बुआई होती है उसकी शुरुआत सितंबर में हम करते हैं। 1 सितंबर में हम कंपोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं और 1 महीने में कंपोस्ट बनता है और सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के शुरुआत में हम मशरूम की बुआई करते हैं। मशरूम की बुआई के लिए 60 फुट लंबा और 22 फुट चौड़ा एक कच्चा छप्पर बनाया जाता है जिसको हम धान के पुआल से बनाते हैं और उसमें बांस की मदद से उसमें
रैक बनाते हैं। तो क्योंकि मशरूम जो है 4 जगह होती है, जमीन पे, फिर उसके ऊपर 2 फुट ऊपर, फिर 2 फुट ऊपर, फिर उसके 2 फुट ऊपर। कंपोस्ट बनाकर हम रैक में पन्नी बिछाकर उसमें जमा कर देते हैं। करीब 7-8 इंच कंपोस्ट फैला देते हैं। उसमें मशरूम का बीज यानी कि सपान मिला लेते हैं और सपान मिलाकर उसमें अखबार ढक देते हैं और अखबार के ऊपर से पानी लगाते हैं। इस प्रक्रिया तो हम 10-12 दिन तक करते हैं। 10-12 दिन में मशरूम का सपान फैल जाता है। मशरूम का जाड़ा फैलने के बाद उसमें केसिंग करते हैं और केसिंग करने के 15 दिन बाद मशरूम का उत्पादन शुरू हो जाता है। और यह उत्पादन लगभग 10 नवंबर से शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है। यह डिपेंड करता है कि ठंड कितनी है। ज्यादा ठंड होगी तो भी मशरूम का उत्पादन कम हो जाता है, ज्यादा गर्मी होगी तो मशरूम का उत्पादन कम हो जाता है या खत्म हो जाती है। कभी भी कितनी भी ठंड हो तो 30 मार्च के बाद मशरूम का उत्पादन टेम्पररी शेड में, कच्चे शेड में बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस तरह का चलन भारत में था। पहले कच्चे शेड में ही सब पैदा करते थे मशरूम। अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसमें हमने पक्के बिल्डिंग बनाकर, पक्के बिल्डिंग का पब पैनल से इंसुलेटेड करके और उसमें लोहे के रैक बनाकर 7 मंजिल तक उसमें हम मशरूम पैदा करते हैं। इसमें हमारे एक कमरे की लंबाई 60 फीट है, चौड़ाई 18 फीट और ऊंचाई भी 18 फीट है। और इसमें 7 मंजिल में हम मशरूम पैदा करते हैं। तो 6 कमरों में लगभग 100 से 125 टन तक मशरूम जो है हम एक वर्ष में पैदा कर लेते हैं। परंतु इसमें नुकसान ये है कि इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमने मशरूम फार्म की छत पर सोलर लगा लिया है और सोलर से हम बिजली कम करने की संभावना है। पेडी में मशरूम पैदा की जाती है और इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार ओरिएंटेड है और पेडी जलाने से बचती है, मशरूम पैदा होती है। और जो आम के आम, गुठले के दाम जो बाद में बचता है इतना अच्छा कंपोस्ट बचता है कि खेतों में रासायनिक खाद करने की जरूरत नहीं है। जैविक खेती खेतों में हो सकती है। बहुत अच्छा खाद मशरूम फार्म से निकलता है। साथियों, किसान की बात का आज का ये अंक बस यहीं तक। लेकिन जाने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि किसान की बात के अगले अंक का यानी कल का विषय क्या होगा। जी हाँ, कल यानी शुक्रवार 22 जनवरी को किसान की बात का अंक लाइव फोन इन होगा। यानी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ से आप फोन कर सीधे अपनी जिज्ञासा या सवाल बता सकते हैं और उसका निवारण या उपाय उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडियो के फोन नंबर्स का ऐलान कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम किसान की बात। और कल जिस विषय पर हम आपके सवाल आमंत्रित करेंगे वो है दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। विषय एक बार फिर बता दें, दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर SL मीणा। आप अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं मेल के जरिए। kkbongold@gmail.com हमारा मेल ID है। जी हाँ, हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल विजय और पूजा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।